बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक तुम्हें समझा दिया हुआ है। तुम पीछे वाले लेक्चर में जाओ, पीछे वाले वीडियो को देखो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उससे पीछे और जाओगे तो उससे पीछे की जानकारी मिलेगी। इस तरह मेरे कहने का सिंपल मीनिंग है कि हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक तुम्हें अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। तो उससे अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है कंबशन। कंबशन मतलब जलना। अब जलने के लिए क्या क्या आवश्यक है कि जलने वाला सब्सटेंस चाहिए, जलाने वाला सब्सटेंस चाहिए। तो अब जलने वाला सब्सटेंस तो यहाँ पे सारे के सारे अल्केन्स होंगे। जलाने वाला कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। फर्क समझ लो। दूसरी चीज़ों में भी कई चीज़ें जलती हैं, पर यहाँ या कहीं भी जलने से मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड या केमिस्ट्री में जलाने वाला ऑक्सीजन ही माना जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अल्केन बर्न करेगा। तो कैसे बर्न करेगा, क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा और कौन से रिएक्शंस होंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हमने तुम्हें काफ़ी पीछे बताया कि हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? तो आज इस कंबशन रिएक्शन में हम लोग इसको भी समझेंगे। तो अब सबसे पहले ये देखो कि जब कंबशन होता है तो मीथेन है ये हमारा, और ये ऑक्सीजन है, ये बर्न करेगा तो तुम्हें फ्लैश पॉइंट तक इसको ले जाना पड़ेगा। ऐसे दोनों को साथ रख दोगे तो नहीं जलेगा। तो क्या क्या जरूरी हो गया फिर? जलने वाला सब्सटेंस, ऑक्सीजन और फ्लैश पॉइंट। जैसे माचिस की तिल्ली में आग है, पर जब तुम रब करते हो तो फ्लैश पॉइंट उसका निकलता है, फिर वो माचिस की तिल्ली जलती है, फास्फोरस जलता है। तो यहाँ भी तुम्हें फ्लैश पॉइंट के लिए तो एनर्जी देनी होगी, पर जैसे ही तुम ये एनर्जी दोगे तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा और बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, पर इनॉर्मस अमाउंट में हीट एनर्जी लिबरेट होगी। अगर 1 मोल मीथेन लोगे, 2 मोल डाई ऑक्सीजन गैस लोगे, तो ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, और 890 किलो जूल पर मोल तुम्हें एनर्जी मिलेगी। अब कितनी एनर्जी है ये तुम अंदाज़ा लगा लो कि ये कितनी बड़ी एनर्जी है। अब इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि केजी में इसको तौल के जलाते हैं, और किसी के घर में 14 किलो गैस में महीने का खर्चा चल जाता है, किसी का 2 महीने वो चल जाता है, किसी को 3 महीना चल जाता है। जिसकी जितनी बड़ी फैमिली है उस हिसाब से वो तुम्हारे खाने का ईंधन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो बर्न करके हमें मिलती है। और ये जो सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसमें मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है। तो ये मिक्सचर है गैसों का, और उसी को हम बर्न करते हैं, इसलिए हमें इतनी एनर्जी मिलती है। पर क्यों मिलती है? तो तुम मीथेन से समझो कि मीथेन का 1 मोल यदि हम बर्न करेंगे तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी। अगर अब हम ब्यूटेन को बर्न करते हैं तो 1 मोल ब्यूटेन से हमें इतनी एनर्जी मिलती है। 6.5 मोल हम डाइऑक्सीजन गैस लेते हैं, 1 मोल मीथेन और ब्यूटेन लेते हैं, और इसको बर्न करते हैं। बर्न करने के पश्चात हमें -2875.84 किलो जूल पर मोल की एनर्जी मिलती है। अब तुम्हारा यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है,
जब इसमें 4 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है तो इसका चौगुना हमें यहाँ एनर्जी मिलनी चाहिए। मीन्स ये 3500 या 3400 के आसपास किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो उसका फ़र्क समझ लो कि इसमें 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 5 मोल हो गया। अब ये जितने ही वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के मोल्स जितने बढ़ते जाएंगे, जितना अधिक मोल होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए तुम जो सामान्य आग लगती है उसको पानी से बुझाते हो। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी एनर्जी ले लेता है, हीट एनर्जी को, और उसका जो हीट कंडक्टिविटी है वो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 1 होता है। जितना तुम दोगे वो सारा का सारा ले लेगा, वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसको 1 माना जाता है। तो जितना वाटर मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म होगा वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए ये रेशियो यहाँ पे कार्बन 100 गुना हुआ, पर हाइड्रोजन भी तो 2.5 गुना हो गया और वाटर मॉलिक्यूल भी 2.5 गुना हो गया। इसीलिए क्या हुआ कि हीट एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हो गया। किसने ले लिया? तो वाटर मॉलिक्यूल ने ले लिया। इसीलिए इतनी एनर्जी हमें इसमें नहीं मिली जितना कि प्योर मीथेन में मिला। एसिटिलीन में तो और ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें कार्बन ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन कम होते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल कम बन पाता है, वो सारा का सारा बर्न हो जाता है। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल इसमें कम बनेंगे उतनी ही हीट एनर्जी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो ये हुआ अबाउट कंबशन। अब इसका एक जनरल फार्मूला समझ लो कि जनरल फार्मूला ये है कि CnH2n+2 ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। अब सिमिलरली हम डाइऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो डाइऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो ये हमारा 3n+1/2, तो n नंबर ऑफ कार्बन होगा। इससे NCO2 जितने कार्बन होंगे उतने ही, जितने मोल तुम कार्बन यहाँ पर लोगे, अल्केन्स का लोगे, उतने ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उससे N+1, उससे 1 ज़्यादा, उतने मोल वाटर मॉलिक्यूल के बनेंगे और हीट एनर्जी लिबरेट होगी, रिलीज ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी। ये तो कंबशन था। कब? जब एफ्लुएंट ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी थी। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, तुम लिमिटेड ऑक्सीजन दो और फिर भी बर्न करो तो क्या होगा? अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है वहाँ पे और तुम अल्केन को बर्न करोगे तो वहाँ पे ये वाला रिएक्शन होगा, कार्बन ब्लैक बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। हीट एनर्जी निकलेगी पर उतनी नहीं निकलेगी, कार्बन जला ही नहीं, कुछ ही कार्बन जलेंगे, ढेर सारे उसमें कार्बन हो जाएंगे। इसलिए जब तुम जाते हो पहाड़ी में तो वहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेड ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए गाड़ी धुआं ज़्यादा छोड़ता है। ये ध्यान देना, जब कभी भी पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़ो तो गाड़ी की तरफ देखना, धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ती है गाड़ी। क्यों छोड़ती है? क्योंकि उसमें कार्बन ब्लैक होता है, उसके वजह से वो कालिख जैसी तुम्हें दिखाई देती है। और आज से 30 साल पहले अगर तुम दिल्ली में किसी चौराहे पे खड़े होते तो तुम्हारे नाक में कालिख ही कालिख होती, क्योंकि तब यहाँ प्रदूषण बहुत होता था, गाड़ी धुएं बहुत छोड़ते थे। अर्थात जब तुम लिमिटेड ऑक्सीजन में अल्केन को बर्न करोगे तो वहाँ पे कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होगा। और कार्बन ब्लैक का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में करते हैं, इंक बनाने में यूज करते हैं, और कार्बन ब्लैक का और कई जगहों पे यूज होता है। उस तरह के यूज को हम करते हैं, पर मेन इंक इंडस्ट्री और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है कार्बन ब्लैक का। और इस तरह ये जो कार्बन ब्लैक होता है वो बड़ा ही प्योर होता है।
अब इस तरह क्या हुआ, एक तो अल्केन के दो यूज हो गए। पहला यूज हुआ कि ये तुम्हें क्या देगा, हीट एनर्जी देगा, क्योंकि इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इससे हमें, और इस वजह से ये एज फ्यूल यूज़ किया जाता है। दूसरा कार्बन ब्लैक मिलता है तुम्हें। तो ये इसका था कौन सा प्रॉपर्टी, कंबशन का। ये तुमने यहाँ देखा, इसको दोबारा से देखना, पढ़ना और समझना। अब अगला प्रॉपर्टी है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, मीन्स प्रचुर मात्रा में तुमने ऑक्सीजन दिया, बर्न कर दिया, इसीलिए वो कंबशन हुआ, जलना हुआ, मिला ऑक्सीजन ही। अब हम ऑक्सीडेशन दूसरे तरीके से करेंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम खास जगहों पे ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे, भेजेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, जिससे हमारा अलग किस्म का कंपाउंड बनेगा। अब कौन सा कंपाउंड बनेगा, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन यहाँ भी था, एफ्लुएंट था, तब अलग कहानी थी। जब लिमिटेड हो गया तो कार्बन ब्लैक बनने लगा। अब हम नया कंपाउंड ही बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कि कंट्रोल्ड वे में यदि हम अल्केन्स का रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा। तो अब इसको देखो क्या होगा। पहला रिएक्शन है कि अगर तुम कोई कैटलिस्ट लेते हो, उसको हाई टेम्परेचर पे अल्केन को पास ऑन करते हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देते हो, तो क्या होगा। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने से जो अल्केन का मॉलिक्यूल्स है वो पास आएगा, क्योंकि गैस है, वांडरवाल फोर्स लेस है, इसीलिए दूर दूर रहेगा। इसीलिए हमने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया, कई गुना कर दिया, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा। कैटलिस्ट रख दी, किसकी, कॉपर की, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। टेम्परेचर हाई कर दिया और फिर उसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई किया, अल्केन के साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई की, कैटलिस्ट भी रखा, टेम्परेचर हाई कर दिया और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 टाइम्स बढ़ा दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और हमें फिर मिला क्या, तो मिथेनॉल मिला। तो ये क्या हुआ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि हमें कई पैरामीटर्स को कंट्रोल करने पड़े। अगर इसी रिएक्शन को हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे, यहाँ पे कॉपर था तो मिथेनॉल बना। अगर हम इसी रिएक्शन को, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा अप्लाई होगा, अगर हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे और हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हमें मिथेनॉल मिलेगा, मीन्स फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। थर्ड रिएक्शन हमारा है कि अगर हम इथेन लेते हैं और मैंगनीज एसीटेट लेते हैं और हीट सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड मिलता है। ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। तो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमें ये एक प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब हमने पीछे कहा था कि जितने अल्केन्स होते हैं इनके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनका इफेक्ट नहीं होता। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस होता है। जैसे यहाँ पे देखो एक कंपाउंड है हमारा 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, या इसको तुम आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन है और आइसो कार्बन है ये, इसलिए कि एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है, इसीलिए तुम इसको या तो आइसोब्यूटेन बोलो या 2-मिथाइल प्रोपेन बोलो, दोनों चलेगा। लेकिन आइसोब्यूटेन क्लासिकल नेम हुआ और ये IUPAC के अकॉर्डिंग हुआ। और इसको अगर तुम KMnO4 के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करोगे इसका, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये वाला 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल मिलेगा, मीन्स आइसोब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। कौन सा, आइसो
आइसो इसलिए कि ये आइसोकार्बन है, यहाँ पे अल्कोहल है, इसीलिए अल्कोहल। ब्यूटेन से बना है ये ब्यूटाइल, इसीलिए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये कौन सा हुआ? ये हुआ IUPAC नेमिंग। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्लासिकल नेम हुआ। तो इस तरह हमने 2 प्रॉपर्टी तुम्हें और बता दी कि कंबशन और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसको समझो। अब हम आगे बढ़ेंगे जब तक इसको समझो। अब यहाँ पे देखो, अगर हम नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसके साथ इसको ट्रीट करते हैं तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होता है। अब आइसोमेराइजेशन का क्या मतलब, तो तुमको हम आइसोमर्स के बारे में बता चुके हैं। अगर किसी भी रिएक्शन से आइसोमर्स बनेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे हेक्सेन हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखो सारे हेक्सेन हैं, लेकिन कंपाउंड अलग अलग है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो गया। ये पेंटेन है, ये दोनों पेंटेन है, लेकिन एक 2 मिथाइल पेंटेन है, 3 मिथाइल पेंटेन है।
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का एक है क्योंकि सब में एक जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला तीनों का तीन तरह का है। इसका मतलब कि तीन तरह के कंपाउंड मिले हमें। रिएक्शन एक हुआ, इस रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, आगे तुम पढ़ोगे तो ये नेम रिएक्शन में ये आएगा, इसको तुम समझोगे उस टाइम। तो ये क्या हुआ, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ये आइसोमर्स बना देते हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्ट करके आइसोमर्स बना लेते हैं, इसीलिए इसको हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एक और रिएक्शन हमारे पास हो गया आइसोमेराइजेशन। अगला है एरोमेटाइजेशन। अगला रिएक्शन है हमारा एरोमेटाइजेशन। इसको समझो, फिर आगे समझाता हूँ एरोमेटाइजेशन। अब ये देखो, ये तुम्हारा हेक्सेन है, ये क्या है, हेक्सेन है। और इसमें हमने क्या किया, कैटेलिस्ट लिया। कौन सा कैटेलिस्ट लिया, तो या तो वेनेडियम ऑक्साइड लेंगे या क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे या मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेंगे, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाना होगा क्योंकि बताया कि ये दूर दूर होते हैं, इनका कोई पास में आने का चांस नहीं होता, इसीलिए कि इनमें वांडरवाल फोर्सेस लेस होते हैं। टेम्परेचर 773 डिग्री के रखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 to 20 रखा, इससे ये मॉलिक्यूल्स पास में आ गए। और इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन के वजह से 2 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बना के निकल जाएगा और यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे,
एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ स्टीम। अगर तुम स्टीम के साथ इसको रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीथेन लिया हमने, स्टीम लिया, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा। ये खुद भी जलने वाला है, ये भी एक ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी जलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जलेगा। लेकिन अब जो ये मिक्सचर बना, ये जब जलेगा तो इसकी एनर्जी काफ़ी हाई होगी। इसको खास यूज में ही लाया जाएगा जहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन विथ स्टीम, कि अगर हम स्टीम के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। स्टीम के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, ये काफ़ी फ्लेमेबल होगा, ये हाई एनर्जी लिबरेट करेगा। अगला है तुम्हारा पायरोलिसिस। पायरोलिसिस तो हम क्रैकिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। क्रैकिंग रिएक्शन। क्रैकिंग रिएक्शन मतलब जैसे सपोज कर लो कि हमने क्या किया, हेक्सेन ले लिया, हेक्सेन ही ले लो, मान लो कि C6H14 ले लिया, या ब्यूटेन ले लिया, C4H10 ले लिया। इसको हमने हीट किया, फर्दर हीट किया। अगर हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। कौन कौन सा कंपाउंड बनाएगा? एक ही हेक्सेन है, लेकिन ये रिएक्शन होगा 773 डिग्री के पे, और इससे ही कितने कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं देख लो। एक तो हेक्सेन बना, हाइड्रोजन गैस निकला, ब्यूटीन बना, इथेन गैस बना, प्रोपेन बना, एथिलीन बना और मीथेन बना। एक हेक्सेन का क्रैकिंग अगर हम करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं,
कितने टेम्परेचर पर? 773 डिग्री के पे। तो इतने कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। इसीलिए इसको हम क्रैकिंग रिएक्शन बोलते हैं या पायरोलिसिस बोलते हैं। एक हेक्सेन से हमने इतना बना लिया, अर्थात अगर कोई बड़ा होमोलॉगी है तो हम उसको छोटे होमोलॉगी में चेंज कर सकते हैं हायर टेम्परेचर पे जाके, और अपने यूज के लिए हम उसको सेपरेट कर सकते हैं कि कौन सा हमें चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सा मिक्सचर हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, कौन से कॉम्बिनेशन की ज़रूरत कहाँ पे हो।